हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। है ना, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉमन फोर्सेस, है ना, उसमें स्प्रिंग फोर्सेस, सूडो फोर्सेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह देखा था। तो नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर, वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वैसे लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, बट हमने इसको स्पेशल चैप्टर बनाया है अलग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट आराम से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी वीडियोस अलग चैप्टर बना रहे हैं इसको। तो फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन से पहले क्या पता होना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स होती है, कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो ऐसे जैसे कि इसका नाम बता रहा है कांटेक्ट, तो ये वहां लगती है जहां पे कांटेक्ट होता है दो सरफेसेस का, एक सरफेस और दूसरा सरफेस, है ना। जब इन दोनों का आपस में कांटेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रफ होगा ना। इसको हमने बड़ा बड़ा बना के देखा है ना। एक्चुअल में तो अगर दिखेगा तो ऐसा दिखेगा मुझे दो सरफेस, बट इस पे इरेगुलरिटीज होंगी ना, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इस सरफेस पे भी रेगुलरिटीज होंगी। तो इन नोचिस, जो छोटी छोटी नोचिस होंगी, है ना, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, है ना। इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन है ना। मेरे हाथ पे भी नोचिस हैं, इस पे भी नोचिस है ना। तो इनको बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं बना के, है ना, ताकि समझ आ जाए। तो जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स लगती है ना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना इनका, इस पॉइंट पे, है ना। तो इस प्लेन पे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लग रही है, जिसको मैं एफ सी से लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं हमेशा, है ना। क्या? एक तो नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो जो नॉर्मल होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दिस एक्ट्स एट नॉर्मल डायरेक्शन टू द कंटेक्ट सरफेस, है ना। ये ओवरऑल जो कंटेक्ट सरफेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है ना। जो लॉन्ग द सरफेस लग रहा है कंटेक्ट सरफेस, ओवरऑल कंटेक्ट सरफेस, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था ना नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, है ना। उसी से रिलेटेड है फ्रिक्शन, उसी से रिलेटेड है कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो एन एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, एफ या एफ एस या एफ की, है ना, इससे फ्रिक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो इसमें एंगल है ना, इसका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जो ये जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के, तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स। इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, है ना। और यहां से दिख रहा है ये लैम्डा किसके बराबर होगा, 10 लैम्डा किसके बराबर होगा, एफ डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। यही कंपोनेंट बनेंगे ना इसके, एफ और एन। तो एफ डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है, इसमें आती है ना, छोटी छोटी टर्म देखते हैं, इंट्रोडक्शन है ये अपना। ये है म्यू एस, म्यू, म्यू बेसिकली, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो डिफाइन करता है हमारी फ्रिक्शन फोर्स को, ठीक है। कैसे डिफाइन करता है फ्रिक्शन फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन बाय म्यू। तो ये जो म्यू है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जिससे फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल आपस से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है म्यू एस इंटू एन, है ना। मैक्सिमम ये इतना अपोज कर सकते हैं ना सरफेस इसको आगे जाने से, है ना। ये इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगी, इसको पीछे खींचेगा और ये सरफेस इसको आगे खींचेगा, है ना। तो जब ये नोच ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगी नोच, है ना, उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स कितनी लगेगी, फ्रिक्शन इतनी, इसी को बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, है ना। इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग गई, इससे ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा दिया, है ना, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया ना, तो ये नोच को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ नोच, यही है मैक्सिमम फ्रिक्शन,
ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ नोच भी बोल देते हैं, ठीक है। उसका नाम अलग अलग रख लो, कितने भी रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। अब ये देखो, इसकी टेंडेंसी है, इसको अगर मैं यहां से खींचूंगा, ठीक है, इसको मैं यहां से खींचूंगा, है ना, तो ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस बनेगा ना। अब देखो, ये है एक ब्लॉक आपका, है ना, ये है। अब मैं इसको यहां से ऐसे खींच रहा हूं, है ना, तो इसका ये वाला नोच इस सरफेस का इसके ये वाले नोच पे लग रहा होगा ना, तो ये इसको ऐसे करेगा ना पुश, मतलब इसका फ्रिक्शन कंपोनेंट ये होगा ना। तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है ना, और मूवमेंट कह लो, अप्लाइड फोर्स और मोशन, कुछ भी कह लो, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा ना वो ब्लॉक, तो ये हमेशा आपस में उल्ट होंगे ना, फ्रिक्शन और मोशन। तो बस यही लिखा है, फ्रिक्शन एंड मोशन आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। अब इसको और रेक्टिफाई करेंगे, मोशन को लिखेंगे रिलेटिव मोशन। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो ये नीचे वाला सरफेस है ये हमेशा अर्थ हो, हमेशा स्टेबल हो, है ना। हो सकता है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दे, है ना, तो रिलेटिव मोशन होगी ना, हो सकता है वो भी मूव कर रहा हो, ये भी मूव कर रहा हो, ठीक है। तो इसको जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव, ठीक है। और ज्यादा इसको निखारेंगे, और ज्यादा इसको सही करेंगे, है ना, एकदम यूनिक बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बोला था ना, मैक्सिमम नोच जब नोच ब्रेक कर जाएगी, है ना, तो ये जो फ्रिक्शन लग रही है ना, ये लग रही है स्टैटिक, जब वो कोई ब्लॉक पोजीशन पे है अपने स्टैटिक, है ना। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे, जब फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगी ना, अब मैं कोई अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, अब मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो ये ऐसे रेस्ट करा दिया, इस पे मैंने ऐसे रख दिया तो रखा है ना, तो नई फ्रिक्शन लगेगी ना कोई। जैसे जैसे मैं ये फोर्स बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगी फ्रिक्शन, है ना, ठीक है। जब तक इस ये पॉसिबल हो सकेगा इस ब्लॉक के लिए, ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये भी बढ़ रहा है, फिर ये मैक्सिमम इस वैल्यू पे तक आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसकी टेंडेंसी नहीं सरफेस की, ये इसको रोक के रखे ब्लॉक को, है ना, तो ये नोच टूट जाएगी, तो ये मूव कर जाएगा। जब ये मूव कर गया तब लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। देखो, अब हम इस पे मैंने अपना हाथ रखा, मैं इसको आगे पुश कर रहा हूँ, आगे पुश कर रहा हूँ ना, बट इसकी टेंडेंसी है ना फ्रिक्शन पेज की कि ये मेरे को पीछे ही वहीं पे रोक के रखे, है ना। तो एक बार मुझे चलाना मुश्किल होगा, लेकिन जब एक बार चल गया तो फिर ऐसे आराम से चला जाएगा, है ना। तो जब स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन का बैरियर इसने ब्रेक कर लिया, नोचेस ब्रेक हो गई, तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, जो कि लेस देन होगी मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लो एक, एफ काइनेटिक इज लेस देन एफ स्टैटिक मैक्स, है ना। तो एफ काइनेटिक क्या होगी, म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल फोर्स इज लेस देन म्यू एस एफ स्टैटिक मैक्सिमम कितना होगा अब, है ना, 0। एफ स्टैटिक कहां से कहां वेरी कर सकता है, अभी बताया ना मैंने कि अगर ये ऐसे ही रख दिया इसको तो रहा, इसको आगे मूव करूंगा तो ही फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगी ना फ्रिक्शन। तो एफ स्टैटिक कहां से कहां वेरी कर सकता है, एफ स्टैटिक कहीं से भी 0 से लेके म्यू एस इंटू एन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, है ना, यहां तक जा सकता है। जब एक बार बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे नॉच ब्रेक हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, जिसकी वैल्यू हमेशा ही ये होगी, है ना। एक बार मूव कर गया तो बस वही लग रही है, और ये हमेशा लेस देन होगी इससे, तो ये चीज मैंने लिखी है, एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्स, है ना। वो क्या हुआ, एफ के क्या हुआ, म्यू के इंटू एन, ये क्या हुआ म्यू एस इंटू एन, है ना। ये आपस में कट गए तो क्या बचा, म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, है ना। तो ये वाला रिलेशन दो भी याद रखने हैं, ठीक है। सारी चीजें समझ आ रही है ना धीरे धीरे। तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगी, जब नो मोशन होगी, नो रिलेटिव मोशन होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगी, जब रिलेटिव मोशन होगी, एज सिंपल एज दैट, ओके, ठीक है। और ये भी चीज समझ आ गई ना कि वंस द नोच इज ब्रोकन, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यही तो लिखा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। आई चीज समझ।
इसकी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।